नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 12th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी वितान से सिल्वर वेडिंग। आज हम इस महत्वपूर्ण पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, परीक्षा नज़दीक आ रही है, इसके लिए आपको परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनको बहुत ही लगन और धैर्य के साथ समय निकालकर आपको अच्छे से सुनना है। साथ ही जो पीडीएफ आपको मिल रही है उस पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहना है। एक बार वीडियो सुनने के बाद पीडीएफ पढ़ना आपके लिए बहुत आसान रहेगी। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आज हम इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन सबको देखेंगे, साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इसके कारण आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। बच्चों, इस चैप्टर से हर बार प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चर्चा कीजिए। तो देखिए, ये कितनी बार आया हुआ है प्रश्न। 2008 में आया, 10 में आया, 16 में आया। तो पूछना क्या चाहता है कि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो तो समय के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन जो यशोधर बाबू हैं वो पुराने ख्यालों के रहते हैं और समय के साथ चेंज नहीं होते। वो अपने पुराने विचार ही दिमाग में रखते हैं। तो ऐसा क्यों है? उत्तर है, यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए। किशनदास जैसे कुंवारे के पास रहे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। समझ रहे हो बच्चों कि उनको कभी परिवार का सुख नहीं मिला। उनके ऊपर बचपन से ही जिम्मेदारी आ गई थी। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इसके लिए वो जिम्मेदारियों के तले दब गए थे और इस वजह से वो हमेशा उन परंपराओं में ही रहे और उन परंपराओं को आज तक वो छोड़ नहीं सके। और वे हमेशा पुराने ख्यालों के लोगों के साथ रहे, उनके बीच पले बढ़े, तो इसलिए उन परंपराओं को नहीं छोड़ सकते थे। उन पर किशनदा के सिद्धांतों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहे। और जो दूसरी तरफ उनकी पत्नी थी वो जॉइंट फैमिली में पढ़ी लिखी थी और उन संस्कारों से वो निकली हुई थी। इस तरह से वे एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां उन्हें सुखद अनुभव हुआ। उनकी इच्छाएं अतृप्त रही। इसके लिए जो भी नया कुछ भी प्रोग्राम होता था तो वो उन सब के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करती, जबकि खुद भी आनंद लेती थी और एंजॉय करती थी। इस तरह से उनकी पत्नी अलग थी। वो समय के साथ ढल सकती थी, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या खोज सकती हैं? तो ये आपकी कल्पना पर आधारित प्रश्न है। इसमें आप अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो पंक्ति आई है, लाइन आई है कि जो हुआ होगा, इसका अर्थ आप किस रूप में लेते हैं? उत्तर है, जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में होता है। यशोधर ने किशनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, जो हुआ होगा अर्थात क्या हुआ पता नहीं। इस प्रकार की अनेक छवियां बनती हैं। पहला अर्थ खुद कहानीकार ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ। दूसरा अर्थ ये कि किशनदा अकेले रहे, जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी ने उन्हें नहीं स्वीकारा, इस कारण उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई। और तीसरा अर्थ ये निकाल सकते हैं कि समाज की मानसिकता है, किशनदा जैसे व्यक्ति का समाज के लिए कोई महत्व नहीं है, वे सामाजिक नियमों के विरोध में रहे, फलतः समाज ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। तो ये किशनदा के लिए आई थी ये लाइन, जो हुआ होगा। उसमें बताया है कि कहानीकार भी खुद बताते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ। दूसरा ये है कि किशनदा अकेले रहे, इसके लिए उन्हें अंतिम क्षणों में भी किसी ने उन्हें स्वीकारा नहीं। और तीसरा ये कि मानसिकता है समाज की कि किशनदा जैसे व्यक्ति का समाज के लिए कोई महत्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। somehow improper
वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस काव्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर है यशोधर बाबू सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जब कुछ अनुचित लगता है, उन्हें कई कमियां नजर आती हैं, वे नए के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ये वाक्यांश उनके असंतुलन एवं व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न करता है। पाठ में सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। तो कब कब हुआ? दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पर, स्कूटी की सवारी पर, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, अपने से परायपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर। तो ये सारी चीज़ें उनको इम्प्रॉपर लगती हैं, इसके लिए वो बार बार ये शब्द बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। चलिए फिर अगला है पत्नी के आधुनिक बनने पर, कि पत्नी एकदम मॉडर्न ज़माने की दिख रही है, ये भी उनको जम नहीं रहा, उनके मन को सूट नहीं हो रहा है। ये शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, ये सब उनको, ये सारे कार्य उनको अटपटे से लगते हैं। कहानी के अंत में यशोधर के व्यक्तित्व की सारी विशेषता सामने उभर कर आती है। वे जमाने के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। ये पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कि जिस तरह से यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाया गया है, तो क्या आपके जीवन में भी किसी का प्रभाव है? हाँ बच्चों, होता ही है। हर बच्चे के ऊपर किसी न किसी का प्रभाव होता है, उनके दादाजी का या उनके पिता का। वह किसी न किसी के संस्कार जरूर ग्रहण करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो आप इस उत्तर को इस तरह से लिखेंगे, मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुओं का रहा। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि सत्य बोलो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। उसे एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। वास्तव में मैं उनकी इसी शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। तो बच्चों, आप अपनी इच्छा अनुसार गुरु का नाम ले सकते हैं। आपके जीवन को जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका गुरु हो सकता है, आपके कोई प्रिय कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं। तो कोई भी अगर आपके जीवन को प्रभावित करता है और उससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, तो उनका वर्णन अच्छे शब्दों में आप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो उत्तर है, इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार कर रही है। ये तो होता ही है, हम हर परिवार में देखते हैं कि आजकल के बच्चे अलग सोच रखते हैं। उनके माता पिता की सोच अलग होती है और उनके दादा दादी की सोच अलग होती है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। इसके लिए परिवार में अनबन भी चलती रहती है, खटपट चलती रहती है। तो ये कहानी सटीक बैठती है आज के परिदृश्य में। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्यम वर्गीय पिता विवश है। वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। माताएं बच्चों के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं। यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधि है। अतः ये कहानी आज लगभग हर परिवार की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, सैम्पल पेपर में दिया हुआ है ये 2005 में, और आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। आप इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लें, समझ लें और अपने अकॉर्डिंग इसका उत्तर लिखें। चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे?
या कहेंगी और क्यों? तो हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है, आपको बताना है कि कहानी की मूल संवेदना क्या है। पीढ़ी अंतराल उसमें बताई गई है, या फिर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बताया गया है, या फिर मानवीय मूल्य डूबते जा रहे हैं, इस पर बात कही गई है। तो इसका उत्तर इस तरह से है, मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उसके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ये सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं और उनके पुत्र व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं, व्यवहारिकता चलती है। बच्चों, सिद्धांत तो क्या होते हैं और व्यवहार क्या होता है? देखो, सिद्धांत होते हैं एक नियम और परंपरा, उसके अकॉर्डिंग ही चलना। और व्यवहार होता है कि जैसा आज का माहौल है, आज का वातावरण है, आज समय की जो मांग है, उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना। तो जो यशोधर बाबू हैं वो तो सिद्धांतवादी हैं, मतलब सिद्धांतों पर चलने वाले, नियमों पर चलने वाले। और जो उनके बच्चे हैं वो हैं व्यवहारवादी, कि आज समय की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग वो चलें। तो इस तरह से यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं रखते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में वैचारिक अलगाव पैदा कर देता है। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं इस पाठ के। प्रश्न नंबर 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण हैं? तो बड़े बूढ़ों को जो बदलाव हो रहे हैं समाज में, आसपास में, विद्यालय में या अपने घरों में या आसपास के माहौल में, वो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगने का कारण क्या है? पहला है युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना। दूसरा है युवाओं द्वारा पैदल न चलकर तीव्र गति से चलाते हुए मोटरसाइकिल या स्कूटर का प्रयोग। लड़कियों द्वारा जींस शर्ट पहनना, लड़के लड़कियों की दोस्ती, पार्क में घूमना, खड़े होकर भोजन करना, तेज़ आवाज़ में संगीत सुनना, ये सब बातें बुजुर्ग पीढ़ी को पसंद नहीं आती हैं। उन्हें लगता है ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं। आपको कौन से कथन से सहमति होती है कि यशोधर बाबू के ऊपर ये वाक्य सही सटीक बैठता है? तो देखो, इसमें 3 दिए हैं। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है, तो वह पुराना छोड़ता नहीं है। और तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो आपकी राय क्या है इसमें? फिर भी देखो, यहाँ उत्तर देख लेते हैं। यशोधर बाबू के बारे में हमारी यही धारणा बनती है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है, वह पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यद्यपि वे सिद्धांतवादी हैं, तथापि व्यवहारवादी पक्ष भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है। उनको मालूम सब है कि बच्चे, आज की पीढ़ी जो है वो मेरे अनुसार नहीं चलने वाली, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाते। बस यहाँ पर ये दिखाया गया है क्योंकि वो पुराने ख्यालों के हैं। उन्हें कई बार तो पत्नी और बच्चों का व्यवहार अच्छा लगता है, तो कभी अपने सिद्धांत। इस द्वंद्व के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। उनका दफ्तरी जीवन जहाँ सिद्धांतवादी है, वहीं पारिवारिक जीवन व्यवहारवादी है। दोनों में सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए लगभग असंभव है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। किशनदा का बुढ़ापा सुखी क्यों नहीं रहा? उत्तर है, किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उन्हें कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब उनके द्वारा उपकृत लोगों में से एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की।
स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे, फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। विचित्र बात यह है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाते सूखते ही चले गए। अकेलेपन ने उनके अंदर की जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया। तो वो अकेले थे, और किशनदा ने जिनकी भलाई की, जिनके ऊपर उपकार किया, जब रिटायर हो गए तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। इसके लिए वो अकेले हो गए, और अकेलेपन ने उनको अंदर से खोखला कर दिया था। इसके लिए उनका बुढ़ापा सुखी से नहीं बीता। अगला प्रश्न है बच्चों, गीता की महिमा सुनते सुनते, जनार्दन शब्द सुनते ही यशोधर पंत क्या सोचने लगते हैं? तो उत्तर है, गीता की महिमा सुनते सुनते अचानक यशोधर पंत के कानों में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। ये सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। उन्हें याद आया कि परसों ही चिट्ठी आई है कि उनके जीजा जी बीमार हैं, वे अहमदाबाद में रहते हैं। ऐसे समय में उनका हालचाल जानने के लिए अहमदाबाद जाना ही होगा। यशोधर पंत एक मिलनसार व्यक्ति हैं। हर किसी के सुख दुख में वे जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पत्नी और बच्चों का तो ये मानना है कि पुराने रिश्तों के प्रति लगाव रखना मूर्खता है, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए समय और पैसा दोनों की हानि होती है। अपने जीजा जनार्दन जोशी का हालचाल जानने के लिए वे अहमदाबाद जाने के लिए उतावले हैं। जब बड़ा बेटा उन्हें पैसे देने से मना कर देता है, तो वे उधार पैसे लेकर अहमदाबाद जाने का निर्णय करते हैं। तो यशोधर पंत यहाँ पर बच्चों एकदम सिद्धांतवादी हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के का माहौल ऐसा है कि उनको विवश भी होना पड़ता है कभी कभी। और उनके बड़े बेटे ने उनको पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उधार लेकर अपने जीजाजी से मिलने गए, उनका हालचाल पूछने के लिए। प्रश्न नंबर 14, यशोधर पंत ने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, केवल वर्तमान के बारे में ही चिंता की, क्यों? इसका उत्तर है, सिद्धांतवादी लोग लकीर का फकीर बन जाते हैं। उन्हें भविष्य की कोई फिक्र नहीं होती, वे तो बस वर्तमान को ही सब कुछ मानते हैं। यशोधर पंत भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के इस आग्रह को कई बार ठुकराया कि कोई मकान मोल क्यों न ले लिया जाए, रिटायर होने के बाद तो सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात को यशोधर बाबू ने कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया। सदा यही कहते रहे कि जो होगा देखा जाएगा। यशोधर बाबू ने तो किशनदा की एक बात को गांठ में बांध लिया था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। इसलिए वर्तमान में जीने वाले यशोधर पंत भविष्य की चिंता करता भी तो क्यों। तो इस तरह से वो तो उनके ऊपर किशनदा की बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और उनका मानना था कि वर्तमान में जो है वही उसी में जिया जाए, आगे की वो चिंता नहीं करते थे। यशोधर बाबू किशनदा की किन परंपराओं को अभी तक निभा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जा रहे हैं कि ये पूछा जाए कि किशनदा की चारित्रिक विशेषताएं बताएं, तो भी आप बता सकते हैं। ये पूछा जाए कि यशोधर बाबू किशनदा की कौन सी परंपराओं को निभा रहे हैं, तो भी वही बात आएंगी। तो यशोधर बाबू किशनदा के भक्त हैं। वे उनके विचारों का अनुसरण करते हैं जो निम्नलिखित हैं। उन्होंने कभी मकान नहीं लिया, क्योंकि किशनदा ने कहा कि मूर्ख मकान बनाते हैं, समझदार उसमें रहते हैं। दूसरा, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। तीसरा, उन्हें हर नई चीज़ में कमी नज़र आती थी। चौथी, वे किशनदा की उस बात को मानते हैं कि जवानी में व्यक्ति गलतियाँ करता है, परंतु बाद में समझदार हो जाता है। और आगे की वे बताते हैं कि वे जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाते थे, होली गवाते थे तथा रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा देते थे। प्रश्न नंबर 16, यशोधर बाबू की घर के लोगों से किस किस बात पर नहीं बनती? तो कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि घर वालों को यशोधर बाबू की बातें अच्छी नहीं लगती? तो उनमें से जो बातें हैं वह है कि वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा।
यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल अलाइड सर्विस की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उसकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो ये सब बातें कि बेटा कोई भी नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहता, आगे से आगे बढ़ना चाहता है, लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यशोधर बाबू को घर से अलग रखती हैं और वे मानते हैं कि घर वाले उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। तो लड़की है वो उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहाँ समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों से पराया कर दे और अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं है। कि मतलब बच्चे तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो रिश्तेदारों के प्रति है, उपेक्षा भरा व्यवहार, वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बातें यशोधर बाबू को कचोटती हैं। यशोधर बाबू की पत्नी ने मॉडर्न बनने के पीछे क्या तर्क दिए। तो जो पत्नी है वह भी पुराने विचारों की थी हालांकि, लेकिन ज़माने के अनुसार बदल चुकी हैं। तो वह क्या तर्क देती हैं, वो बदलने के पीछे क्या कौन कौन से रीज़न बताती हैं। तो यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉडर्न बना डाला। जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका ये मानना है कि मुझे आचार विचार व्यवहार के ऐसे बंदरों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम उनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर ही लागू करवाए। ऐसा कहती हैं कि घरवाली बच्चों से, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है कि मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, क्योंकि वह मॉडर्न बनने के पीछे ये तर्क देती है कि मुझे हमेशा जॉइंट फैमिली में रखा और मेरे ऊपर सब बंधन लादे गए और आज मैं कम से कम अपने बेटे बहू के साथ ये ऐसा नहीं करने दूंगी जो कि सही नहीं है। जो मुझे सही लगता है वही मैं करूंगी। प्रश्न नंबर 18, कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यशोधर बाबू का व्यक्तित्व किसंदा के पूर्ण प्रभाव से विकसित हुआ था। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर ये बताइए कि यशोधर बाबू किसंदा को अपना आदर्श क्यों मानते थे। तो इस कहानी में यशोधर बाबू किसंदा के मानस पुत्र लगते हैं। उनका व्यक्तित्व किसंदा की प्रतिछाया है। कम उम्र में यशोधर पहाड़ से दिल्ली आ गए थे। किसंदा ने उन्हें आश्रय दिया, उन्हें सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाई। इस तरह जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्ति से प्रभावित होना स्वाभाविक है। फिर कुछ कारण थे, ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध, सुबह सैर करने की आदत, पहनने ओढ़ने का तरीका, किराए के मकान में रहना, आदर्श बातें करना, किसी बात को कहकर मुस्कुराना, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद गाँव जाने की बात कहना। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि किसंदा से मैच होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र वर्तमान में रहता है किंतु अतीत को आदर्श मानता है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यशोधर बाबू। तो रहता तो वर्तमान में है लेकिन पुरानी चीज़ों को मानता है। इससे उसके व्यवहार में क्या क्या विरोधाभास दिखाई पड़ता है। तो कौन कौन सी अंतर्द्वंद की बातें हमें दिखाई देती हैं वो यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ बतानी है। तो इसी प्रश्न को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है कि यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं बताओ, फिर वो 2 पहलुओं में जीते हैं वो उदाहरण सहित स्पष्ट करो,
ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर। सिल्वर वेडिंग का प्रधान पात्र यशोधर बाबू है। वह रहता तो वर्तमान में है परंतु जीता अतीत में है। वह अतीत को आदर्श मानता है, अतीत मतलब पुराने ख्यालों में। यशोधर को पुरानी जीवन शैली, विचार आदि अच्छे लगते हैं, वे उसका स्वप्न है, परंतु वर्तमान जीवन में वे अप्रासंगिक हो गए हैं। अप्रासंगिक मतलब वर्तमान के साथ सेट नहीं हो पा रहे। कहानी में यशोधर का परिवार नए जमाने की सोच का है। वे प्रगति के नए आयाम छूना चाहते हैं। उनका रहन सहन, जीने का तरीका, मूल्यबोध, संयुक्त परिवार के कटु अनुभव, सामूहिकता का अभाव आदि सब नए जमाने की देन है। यशोधर को ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें हर नई चीज़ में कमी नज़र आती है। वे नए ज़माने के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे। वे अधिकांश बदलावों से असंतुष्ट हैं। तो इस तरह से उनको बच्चों की तरक्की पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें बेटे भूषण के अच्छे वेतन में भी गलती नज़र आती है कि माजरा क्या है, इतना ज़्यादा वेतन कैसे मिल सकता है। दरअसल यशोधर बाबू अपने समय से आगे नहीं निकल पा रहे। उन्हें लगता है कि उनके ज़माने में सभी बातें आज भी वैसी ही होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20, यशोधर के स्वभाव को सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर बताइए। तो वही स्वभाव हम जो देख चुके हैं कि वो जो सुख सुविधाएं हैं, केक काटना, काले बाल करवाना, मेकअप करना, धन संग्रह करना, ये सब उनको पसंद नहीं आता है। फिर असंतुष्ट पिता हैं, वो अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है, बच्चों के विचारों से सहमत नहीं हो पाते, बेटी के पहनाव से सहमत नहीं है और उन्हें अपने बच्चों की प्रगति से भी ईर्ष्या भी है। बेटे उनसे किसी बात में सलाह नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नज़र आता था। फिर वे परंपरावादी हैं। यशोधर परंपरा का निर्वाह करते थे, उन्हें सामाजिक रिश्ते निभाने में आनंद आता था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे। फिर अपरिवर्तनशील, वह अपने विचारों को बदलते नहीं हैं, जो हैं सिद्धांत उन्हीं पर चलते हैं और उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह रहता है। वे सेक्शन अफसर होते हुए भी साइकिल से दफ्तर जाते थे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि परंपरावादी थे, अपरिवर्तनशील थे, फिर वो एक असंतुष्ट पिता हैं और भौतिक सुख के वो विरोधी हैं। प्रश्न नंबर 21, सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। अच्छा प्रश्न है। इसको आपको उदाहरण से बताना है कि सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। इस कहानी में यशोधर पंत प्राचीन मूल्यों के प्रतीक हैं। उनके विपरीत उनकी संतान नए युग का प्रतिनिधित्व करती है। फिर आप उदाहरण दे सकते हैं कि नई पीढ़ी जन्मदिन, सालगिरह आदि पर केक काटने में विश्वास करती है। फिर तेज़ी से नई पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है, इसके लिए वे परंपरागत व्यवस्था को छोड़ने में संकोच नहीं करते। तो ये जो यशोधर बाबू हैं वो परंपरा से जुड़े हुए रहते हैं। वो सादा जीवन जीना चाहते हैं और संग्रह वृत्ति, भौतिक चकाचौंध से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों के हट के सम्मुख वे जो उनकी पत्नी हैं वो मॉडर्न बन जाती हैं। फिर है प्रश्न नंबर 22, यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हैं। कौन से जीवन मूल्य उन्होंने अपना रखे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं छोड़ना चाहते। तो वो पता ही आपको, वो सादगी पसंद करते हैं, परंपराओं से लगाव रखते हैं, सामूहिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मतलब रिश्तेदार साथियों के बारे में चिंतित रहते हैं, हमेशा उनकी प्रगति के बारे में चिंतित रहते हैं। फिर दूसरा है त्वचा की भावना यहाँ पर बताई है, मतलब त्याग की भावना बताई है यहाँ पर कि हमेशा त्याग करना चाहते हैं। रामायण इन सब के लिए, रामलीला का आयोजन होता है, इनके लिए चंदा देने को तैयार रहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 23 है, सिल्वर वेडिंग कहानी में आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। सिल्वर वेडिंग कहानी में आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। यशोधर के परिवार में उनके बेटे, बेटी, पत्नी हैं। वे सभी आधुनिक विचारों के समर्थक हैं। उन्हें यशोधर के आदर्श व मूल्य अप्रासंगिक नजर आते हैं। बड़ा बेटा भूषण एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा वेतन पाता है, दूसरा IAS की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया और बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ जो ये यशोधर बाबू है वो रामलीला करवाने का मन बनाते हैं, रिश्तेदारों के मोह में हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, नीरस जीवन से
दूर रहना चाहते हैं। कई जगह वे संतान की प्रगति से ईर्ष्या करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब कारणों से परिवार में उन्हें कोई तवज्जो नहीं देता। अगला प्रश्न है बच्चों, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है। नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। इस कथन के पक्ष विपक्ष में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि इस कथन के पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं। क्या आप उनको एक आदर्श व्यक्तित्व समझते हैं? क्या उनके विचारों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं या फिर उनको आप गलत समझते हैं? तो उत्तर है, यशोधर बाबू अपने जीवन दर्शन के कारण पुरानी परंपराओं के व्यक्ति नजर आते हैं। वे जीवन भर अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं। उनके व्यक्तित्व पर किसंदा का प्रभाव है। यशोधर बाबू ने अपने पद के हिसाब से जीवन जिया। वे सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध भी रखते हैं। बीमार जीजा को देखने जाने के बारे में सोचते हैं और अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते हैं। वे अपने घर में कुमाऊनी परंपरा से संबंधित आयोजन सालों साल तक करवाते रहे। उनकी इच्छा थी कि समाज में उन्हें सम्मानित व्यक्ति समझा जाए। तो इस तरह से नई पीढ़ी को उनके जीवन के प्रमुख तत्वों को आत्मसात करना चाहिए। मतलब जो उनकी अच्छी बातें हैं वो नई पीढ़ी को जरूर ग्रहण करनी चाहिए। बच्चों, अंतिम प्रश्न है, यशोधर बाबू चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो ये पद उन्हें क्यों मिले? तो यशोधर बाबू का ऐसा चाहना क्या उचित है? तो आपकी सोच इस बारे में क्या कहती है? उत्तर है, यशोधर का स्वयं को सम्मानित करवाने की चाह उचित है। इसका कारण ये है कि यशोधर ने सारी उम्र समाज की परंपराओं का निर्वाह किया, व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि दी। मतलब कभी खुद के सुख के बारे में नहीं सोचा, जबकि समाज के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, सामाजिक परंपराओं को अपनाते थे। इसके लिए ये उचित है कि समाज उन्हें सम्मान दे और उनका ये चाहना ठीक है। परंतु आज समाज बदल गया है। पुरानी पद्धति पर जीवन जीने वाले अप्रासंगिक माने जाने लगे हैं। आदर्श व्यवहार की कसौटी पर असफल हो रहे हैं। ऐसे माहौल में यशोधर बाबू जैसे व्यक्तियों की इच्छा दाराशाही हो जाती है। ये लोग समयानुसार अपने को बदल नहीं पाते और घर में अकेले ही रहते हैं। इन्हें अकेलापन महसूस होता है। तो अच्छे विचारों के होते हुए भी आज के समाज के बदलते दौर में वे अपने आप को अकेलापन में महसूस करते हैं। चलिए बच्चों, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा है आप सभी प्रश्नों को एक बार सुनने के बाद इनका उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको एक बार फिर से पढ़ लेना है और खुद से सभी प्रश्नों के उत्तर अपने दिमाग से सोचकर, अगर आपने पाठ अच्छे से समझा है तो उत्तर भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।